हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट गोल्डन रेज के थर्ड चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ की स्टडी करेंगे। इस स्टडी के अंतर्गत हम लाइन बाय लाइन इसका हिंदी में ट्रांसलेशन समझेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स भी डील करेंगे। ये चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ शुभ्रा दत्ता, जो कि एक प्रसिद्ध फिजिशियन है, उनके द्वारा रचित पुस्तक द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया से लिया गया है। इस चैप्टर में शुभ्रा दत्ता पॉजिटिव हेल्थ की परिभाषा बताते हुए इसका महत्व स्थापित करती है और विकसित देशों में और विकासशील देशों में हेल्थ किस स्तर पर है और माता पिता का व्यवहार उनके बच्चों में सकारात्मक स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है और इन सब बातों के बारे में वो चर्चा करती है। तो आइए हम इस लेसन को समझने का प्रयत्न करते हैं। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की परिभाषा बताते हुए लेखिका कहती है कि स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की पॉजिटिव स्टेट है, सकारात्मक दशा है। यानी कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है और साथ ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है। ये हेल्थ की संपूर्ण परिभाषा है। When we feel secure, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ अनुभव करते हैं, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, जब हम बीमारियों से मुक्त होते हैं, बाय फीलिंग कंटेंट, और जब हम संतुष्ट महसूस करते हैं, एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और एक आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहने से वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो हम एक सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। तो यहाँ देखिए लेखिका ने थोड़ा विस्तार से बताते हुए कहा है कि जब हम सुरक्षित महसूस करें, जब हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ हो, हम रोग मुक्तता महसूस करें, हम एक आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहने लगें, तो इस तरह से हम सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। Our close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally। और दूसरा, मानसिक रूप से स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए लेखिका कहती है कि हमारा अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ में घनिष्ठ और व्यवस्थित संबंध जब होते हैं, आपस में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। इंटरेक्शंस का मतलब होता है पारस्परिक क्रियाएं, मिलना जुलना, मेल जोल होता है, तो हम मानसिक रूप से हम पॉजिटिव स्थिति में होते हैं। तो लेखिका ने शारीरिक पॉजिटिव स्थिति को बताया और मानसिक रूप से पॉजिटिव स्थिति को भी यहाँ बताया। आगे देखिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार संसार में बहुत कम लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो वो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, या उल्टा हो सकता है। धनी और विकसित देशों में पारिवारिक जो संबंध हैं, वो जो उनके बंधन हैं, वो कमज़ोर होते हुए लगते हैं। पड़ोसी जो हैं वो आपस में अजनबी हो सकते हैं और कभी कभी दोस्ती केवल व्यापारिक संपर्कों तक ही सीमित रहती है। उन देशों में जहाँ वातावरण संबंधी परिस्थितियों में अत्यधिक सुधार हुआ है, वहाँ के लोगों ने पौष्टिकता का अच्छा स्तर प्राप्त कर लिया है। वहाँ पे खाने की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है और वहाँ जीवन की आरामदायक वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत सारा धन पहले से उपलब्ध है। विकसित देशों के लोग अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, किंतु वे अच्छे स्वास्थ्य से बहुत दूर हैं, क्योंकि उनमें से अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो मानसिक रूप से उतने अधिक संतुष्ट नहीं हैं। वो कंटेंटेड नहीं है, मेंटली वो कंटेंटेड नहीं है। यानी जब तक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में मानसिक स्वास्थ्य नहीं आ जाता है, तब तक हम इसको संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। और ऑन द अदर हैंड देखिए, दूसरी ओर विकासशील देशों में परिवारों में, पड़ोसियों में और मित्रों में जो पारस्परिक क्रियाएं, इंटरेक्शंस, मेल जोल जो है वो बहुत ही सकारात्मक होता है। और लेकिन फिर भी इन देशों में लोगों का जो रहने का वातावरण है और जो हमारे खान पान का स्तर है वो नीचे है, इसलिए इनका
शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। विकसित देशों में हमने देखा कि शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा होता है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य उनका कमजोर होता है। लेकिन विकासशील देशों में उल्टा है, यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है क्योंकि आपस में मेल जोल लोगों में अच्छा है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। और जब किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है तो आदर्श स्वास्थ्य की जो हमने प्रथम पैराग्राफ में बात की थी वो विद्यमान नहीं हो सकती, वो उपस्थित नहीं हो सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि हम में से अनेक व्यक्ति आदर्श स्वास्थ्य से वंचित हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, फिर भी विकासशील देशों के लोगों के द्वारा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करनी जरूरी है कि हमारा शरीर किस प्रकार काम करता है ताकि हम स्वस्थ रह सकें, बीमार न पड़े। हमें एक तो ये ध्यान रखना कि हम स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ भोजन, जो बहुत अधिक कीमती नहीं होता है, बहुत अधिक महंगा नहीं होता है, की भी आवश्यकता होती है। हमारा वातावरण स्वच्छ हो, हमारा भोजन स्वस्थ हो। सभी व्यक्तियों के लिए सही शिक्षा की आवश्यकता होती है। उपयुक्त शिक्षा, प्रॉपर एजुकेशन सभी लोगों को मिले, इसकी आवश्यकता होती है, जिससे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है, हम लोग उसके बारे में समझ पैदा करते हैं। आगे देखिए, वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए कि संतुष्ट मस्तिष्क और स्वस्थ जीवन हमें बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। बीमारियां जो हैं वो तब भी आपसे दूर रहेगी जब आपका मस्तिष्क जो है वो संतुष्ट होगा, कंटेंट होगा, हमारा जीवन स्वस्थ होगा। कुछ तरीकों से विकासशील राष्ट्रों के लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना सरल है, क्योंकि धनी और विकसित देशों में अनेक व्यक्तियों की तुलना में वे सामाजिक रूप से आपस में मजबूती से बंधे हुए होते हैं। उनका आपस में मेल मिलाप, मेल जोल अच्छा होता है और उन लोगों में ये कम्युनिकेशन जो है वो संचार जो है बहुत अधिक अच्छा होता है। संसाधनों के द्वारा अथवा बहुत विकसित चिकित्सा की सुविधाओं द्वारा हमारे समाज के अधिकांश लोग अच्छा स्वास्थ्य बहुत कम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहे कि संसाधनों द्वारा या बहुत हाईली डेवलप्ड चिकित्सा की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाए, उससे स्वास्थ्य जो है अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने की स्थितियाँ कम रहती है। अर्थात अधिकांश जो लोग हैं भारत में वो गरीबी की अवस्था में होने के कारण इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन, इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें डॉक्टरों की देख रेख की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टरों की आवश्यकता है, कुछ निश्चित परिस्थितियों में हमें निश्चित रूप से डॉक्टरों की आवश्यकता रहती है, जैसे छूत की बीमारियां हैं और उनके विरुद्ध हमें उचित टीकाकरण की आवश्यकता रहती है, हमें अवरोधक शक्ति की आवश्यकता रहती है, और जब भी आवश्यक हो डॉक्टरी और शल्य चिकित्सा द्वारा बीमारियों के सही इलाज की आवश्यकता है। बच्चे के जन्म से पूर्व और बाद में माता की उचित देखभाल के लिए 40 वर्ष की आयु के पश्चात नियमित रूप से डॉक्टरी जांच की आवश्यकता है। तो ये सब स्थितियां हैं जहां पे डॉक्टरों की देखरेख की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। फिर भी हमें अपने स्वास्थ्य के विषय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? और हमें अपनी स्वयं की वृत्ति और ज्ञान का उपयोग यह निर्णय करने के लिए करना चाहिए कि डॉक्टरी इलाज वास्तव में कब आवश्यक है। मतलब व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, जब वास्तव में डॉक्टरों के द्वारा इलाज की आवश्यकता हो तभी हम वहाँ जाएं, अनावश्यक हम बार बार वहाँ न जाएं। ये हमें स्वयं को देखना होगा। While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. जबकि विकसित देशों में अधिकांश व्यक्ति जो हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, तो उन देशों के डॉक्टर इस अच्छे स्वास्थ्य का कारण अत्यधिक विकसित डॉक्टरी सुविधाओं का होना बतलाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टरी सुविधाएं अत्यधिक विकसित है, इसीलिए यहाँ के लोग जो हैं वो अत्यधिक स्वस्थ हैं। वे अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक तत्वों पर ध्यान नहीं देते हैं।
जैसे वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, वहाँ उनके पास में धन, अच्छा संपत्ति है, पोषक तत्व और अधिक स्वच्छ वातावरण होता है, और ये सब चीज़ें वो लोग प्राप्त कर रहे होते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है कि वहाँ पे व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि वातावरण स्वच्छ है, उनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, और जीवन का रहन सहन जो है उनका उच्च स्तर का है, शिक्षा उच्च स्तर की है उनकी, पोषक तत्व वो भरपूर प्राप्त कर रहे होते हैं। तो ये सब भी कारण है उनके अच्छे स्वास्थ्य का। यह सूचना इस बात को समझने के लिए सहायक होगी कि विकासशील देशों के लोगों की तुलना में धनी और विकसित राष्ट्रों के लोगों ने अधिक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त किया है, किंतु उनमें से अधिकांश व्यक्ति आधारभूत जो मानव मूल्यों की गिरावट है उससे वो पीड़ित हैं। जो डिक्लाइन है इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, उससे वो सफ़र कर रहे हैं, वो इससे पीड़ित हैं। यह प्राय जो अत्यधिक कठिन समस्याएं हैं वहाँ देखी जाती है, जैसे नशीले पदार्थों पर निर्भरता, विकसित देशों में लोग जो है ड्रग्स जो है ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं, मनोवैज्ञानिक और मानसिक दबाव से संबंधित बीमारियां, इन सब में ये प्रतिबिंबित होती है, नजर आती है। पारिवारिक पारिवारिक बंधन जो है वहाँ पे इतने मजबूत नहीं हो, टूटते जा रहे हैं, और जो एक आपस में जो मेल जोल की स्थिति है, निकट की पारस्परिक क्रियाएं वो वहाँ कम होती जा रही है। इन सब कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए लोग प्राय वहाँ पर साइको एनालिस्ट और साइकाइट्रिस्ट यानी मनोविश्लेषकों और मनोचिकित्सकों की सहायता लेते हैं। तो इनके पास में प्रोफेशनली वो जाते हैं, और ताकि वो मानसिक रूप से वो स्वस्थ रह सकें। ये काम हमारे यहाँ पे जो वृद्ध आंटियाँ हैं, जो वृद्ध स्त्रियाँ और बुद्धिमान जो हमारे मित्र हैं, वो इन समस्याओं को सुनकर और समझदारी और दया दिखाकर हल किया करते थे। तो यहाँ पे ये सेम का सेम काम जो है हमारे दोस्त ही कर दिया करते थे, और हमारे जो बुजुर्ग आंटियां हैं वो कर दिया करती थी, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि पीड़ित व्यक्तियों के मस्तिष्क को राहत देने के लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो व्यक्ति डिस्ट्रेस्ड हैं, जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, मानसिक रूप से जो अस्वस्थ हैं, वो इस तरह से उनको स्वस्थ किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से अनेक विकासशील देशों के लोग विकसित देशों के लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर को, और जैसे स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं के निवारण के लिए डॉक्टरी सुविधाएं प्रदान करके प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो हर छोटी मोटी बात के लिए डॉक्टरों के पास जाने का प्रयास करते हैं, डॉक्टरों से राय मशवरा करना चाहते हैं हर छोटी से छोटी बात के लिए, और अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अन्य महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इसकी कमी से प्राय यह होता है कि अनेक परिवार स्वस्थ भोजन और अपने प्राकृतिक वातावरण में सुधार के लिए और जो अन्य आवश्यक वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाले जो पैसे की तुलना में डॉक्टरों व दवाइयों पर अधिक धन व्यय करते हैं। जो चीज़ें हमें जो पैसा हमें भोजन पर खर्च करना चाहिए, जो हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ करने के लिए जो पैसा खर्च करना चाहिए, उसकी तुलना में हम बार बार जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, क्लिनिक में जा रहे हैं और वहाँ खर्च कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। और ये लेखिका के अनुसार विकासशील देशों के लिए सीमित संसाधनों के अंतर्गत ये एक भयंकर बर्बादी है। आपके पास में संसाधन सीमित है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उस कारण से ये एक ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है, सीमित संसाधनों की भयंकर बर्बादी है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, इसमें लिखा है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, यानी पॉजिटिव हेल्थ को कैसे प्राप्त करना है। लेखिका कहती है कि अधिक डॉक्टरी सुविधाओं के प्रावधान के लिए बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करने की बजाय, जो हमने पिछले इस पैराग्राफ में देखा था, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के प्रयासों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि हम अपने ज्ञान और मूलभूत सामान्य बुद्धि का प्रयोग करें। हम जो हमारा कॉमन सेंस है उसको काम में लें, हमारा नॉलेज है वो काम में लें और हमारे कॉमन सेंस को काम में लें।
जैसे एक एग्जाम्पल है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी पौष्टिकता और इसे बच्चों को सिखाना, उन बच्चों को बताना, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। तो बच्चों को इसको कैसे सिखाना। और साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए आधुनिक दवाइयों पर जो प्राय बहुत महंगी होती है के बजाय हमें हमारे यहाँ मिलने वाली देसी साधारण दवाओं पर निर्भर रहना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। और ये याद रखना चाहिए कि अधिकांश दवाइयों को लेने के बाद उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कई बार उस बीमारी से भी अधिक खतरनाक हो सकते हैं। तो हर एक जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज़ इटसेल्फ, वो बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो हमें जो है मॉडर्न ड्रग्स की अपेक्षा जो हमारे होम रेमेडीज़ हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, उनके ऊपर निर्भर ज़्यादा रहना चाहिए। इन नेचर, प्रकृति में पशु जो प्रचार के कैंपेन के साधन है, जैसे समाचार पत्र हैं, टीवी है, रेडियो है, इनके विज्ञापन हैं, इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। एक उदाहरण देते हुए लेखिका कहती है, और वे अपनी जो आंतरिक चेतना है, उनका खुद का जो इंस्टिंक्ट है, जिसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट, उसके ऊपर वो निर्भर रहते हैं, वो इंस्टिंक्ट के आधार पर काम करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम आगे इसमें देखेंगे। प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने खुद के शरीर की देखरेख करने और सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने की एक शक्ति, एक अद्भुत शक्ति प्रदान की है। और उदाहरण के लिए समस्त जानवरों के लिए नमक एक अति आवश्यक तत्व है। उनके शरीर में अनेक क्रियाओं के लिए नमक की आवश्यकता होती है। जंगलों में पशु जैसे गैंडे हैं, हाथी है और हिरण है, वो ऐसे स्थान को खोजने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मिट्टी में नमक हो, और उनके शरीर के लिए जितनी मात्रा में नमक चाहिए वो नियमित रूप से उस मिट्टी को चाटते रहते हैं ताकि वो नमक उनके शरीर में पहुंच जाए। और वे केवल एक जितनी उनको आवश्यकता होती है उतना ही वो भोजन करते हैं, इसलिए वे कभी भी मोटेपन से पीड़ित नहीं होते, ओबेसिटी से पीड़ित नहीं होते हैं वो। जैसे कि मनुष्य प्रायकर हो जाते हैं, वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को आंतरिक चेतना के द्वारा नियंत्रित करते हैं और इंस्टिंक्ट के द्वारा ही उनके बॉडी को वो कंट्रोल करते हैं। इंस्टिंक्ट आंतरिक चेतना, और आवश्यकता से अधिक नहीं खाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही खाते हैं। जितने भी मांसाहारी पशु हैं, और जब उनका पेट खराब हो जाता है, उन्हें दस्त लगते हैं या अपच हो जाता है, तो वे घास खाना शुरू कर देते हैं। इसके कारण वो प्राय कर फिर पुनः अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए ईटिंग बिहेवियर, यानी भोजन की आदतें। वी ह्यूमन बीइंग्स seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health। हम मानव लोग स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि अपने स्वयं के शरीर पर नियंत्रण रखने की क्षमता को भूल गए हैं। हम अपने स्वयं के शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं। हम अपने शरीर के संकेतों और परिचर्या को समझना भूल गए हैं। हमारा शरीर जो सिग्नल देता है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, और इसकी बजाय डॉक्टरों और मीडिया आदि की सलाह को मानते हैं। कभी कभी जो कई माता पिता जो अत्यधिक उत्साही होते हैं, वो अपने बच्चों को इसलिए खाने के लिए बाध्य करते हैं क्योंकि ये भोजन करने का समय हो गया है। भूख नहीं लगी तो भी क्योंकि समय हो गया है, खाना खाना है। और ये नहीं देखते हैं कि बच्चे भूखे हैं या नहीं हैं। अथवा जैसे बच्चों को जितना आवश्यक है उससे अधिक खिला दिया जाता है कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, और खाओ इसको, तो ज़्यादा खिला दिया जाता है। क्योंकि कई पुस्तकों में उन्होंने पढ़ा है, पुस्तकें उन्हें निर्देश देती है कि एक बच्चे को कितने भोजन की आवश्यकता होती है, और इस ऐसा करके अधिक खिला दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों पर बिना ध्यान दिए बढ़ते हैं, और ये संकेत इनके शरीर में कमज़ोर हो जाते हैं। जो नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होते हैं, जो नेचुरल सिग्नल्स होते हैं, वो शरीर में कमज़ोर हो जाते हैं, और सामान्य रूप से वो इग्नाइट होना बंद कर देते हैं, स्टिमुलेट होना बंद कर देते हैं, जिसके शरीर पर स्थायी रूप से नुकसान पड़ता है। और तब लोग या तो बहुत अधिक खाने लग जाते हैं या बहुत कम खाते हैं। जैसे कई जो हैं
फिगर कॉन्शियस गर्ल, जैसे यहाँ बताया है कि नव युवतियाँ वो अपने शरीर पर अत्यधिक सजग होने से कम खाती हैं और शरीर के लिए जितने भोजन की आवश्यकता है उसे निश्चित मात्रा में नहीं खाते हैं। तो दोनों ही असमानता की स्थिति है और संतुलन को बिगाड़ने वाली स्थितियाँ हैं। फिर भी यदि हम अपनी प्रवृत्ति बदल दें और आरंभ से ही हम अपने शरीर के संकेतों पर विश्वास करना सीख लें तो हम सही मात्रा में उचित पौष्टिकता को प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। आगे देखिए, आंतरिक चेतना से, बाय इंस्टिंक्ट यानी आंतरिक चेतना से, अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं और देखभाल करते हैं। फिर भी प्राय उनकी आशाएं और अभिलाषाएं बच्चों पर बहुत अधिक दबाव डालती है। वो अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपने एम्बिशंस को बच्चों के ऊपर डालते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर एक अनसीन प्रेशर पड़ता है। जब बच्चे अपने माता पिता की अभिलाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं और मतलब माता पिता बच्चे से जो चाहते हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस से गिर जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुंठा से गिर जाते हैं, तनाव से पीड़ित हो जाते हैं और स्थिति की वास्तविकताओं से बचने के एक तरीके के रूप में फिर वो नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं और दूसरे रास्तों की तरफ आगे वो जा सकते हैं और रियलिटी से दूर जाने के लिए जो जीवन की सच्चाई है उसको अवॉइड करने के लिए व्यवहारात्मक उनमें कमियां आनी शुरू हो जाती है। आरंभ से ही बच्चों को उनके प्राकृतिक खुशी के रास्ते पर माता पिता के बिना अधिक दबाव के उनके प्यार के नियंत्रण, मार्गदर्शन और देखभाल में विकसित होने देना चाहिए। शुरू से ही एक उनका पेरेंटल लव, गाइडेंस और केयर, ये आवश्यकता है। अत्यधिक प्रेशर की यहाँ आवश्यकता नहीं है। माता पिता की कुछ जो कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स होते हैं यानी रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ होती है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। नशे की दवा पर निर्भरता के मामलों और किशोरावस्था की अनेक समस्याओं को रोकने में ये चीज़ सहायता कर सकती है। माता पिता अगर अपने बच्चों पर अत्यधिक दबाव न डालें, अपनी आशाएं उन पर न थोपें, अपनी अभिलाषाएं उन पर न थोपें, तो बच्चे जो है गलत रास्ते पर जाने से बच सकते हैं और किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं आगे, वो पहले से ही उनमें कमी आ सकती है, वो दूर हो सकती हैं। आगे देखिए, संसार के वातावरण के प्रति हमको हमारे पेरेंटल उत्तरदायित्व भी समझने चाहिए। हमारे जो पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझना चाहिए। हमें ये याद रहे कि संसार में रहने के स्थान सीमित है और हमको भावी पीढ़ियों के लिए खुशी से रहने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें परिवार नियोजन अपनाना चाहिए और प्रत्येक जोड़े के लिए 1 या 2 बच्चे रखकर जन्म दर को सीमित रखना चाहिए, यानी जन्म दर सीमित रहे, प्रत्येक दंपति के 1 या 2 बच्चा हो। प्रत्येक बच्चे के जन्म के बीच में 3 या 4 वर्ष का अंतर होना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा माता पिता के पर्याप्त प्रेम और देखभाल के अधिकार से वंचित न रहे। मतलब हर एक बच्चे को पर्याप्त प्रेम मिले, उसको पर्याप्त देखभाल के अवसर मिले। परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ परिवार कल्याण है और क्योंकि यह स्त्रियों को एक खुशहाल घर देने में सहायता करता है, खुशहाल परिवार देने में सहायता करता है, स्वस्थ रखने में योगदान देता है और एक स्वस्थ और खुश माता जो है वो पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी होती है। जो की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली होती है, वो पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी होती है। द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। आदर्श स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए उचित रूप से तनाव मुक्त रहना सीखना और दिन प्रतिदिन के तनाव से निपटने के लिए तरीकों को विकसित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब हम तनाव का सामना कैसे करें, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको हम सीखें। अनेक बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर है और हमारे हार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, ये सब तनाव के कारण है, ये तनाव से संबंधित है। इसलिए तनाव मुक्त रहने की तकनीकों का प्रयोग करके हम स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये टेक्निक्स हमें आनी चाहिए कि कैसे हम टेंशन फ्री रहें। हाउएवर, फिर भी जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं तो भी बीमारियां आ सकती है। डिजीजेज में अकर, बीमारियां हो सकती है क्योंकि ये शरीर है, मशीन है, खराब हो सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के बीमार होने अथवा चोट लगने का औसत रूप से वर्ष में 2 बार खतरा रहता है, यानी एक साल में एक व्यक्ति 2 बार बीमार पड़ सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े कहते हैं। किसी भी बीमारी अथवा चोट के बिना भयभीत हुए वास्तविक व बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निपटना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। हमें बीमारी से घबराना नहीं है, हमें चोट से घबराना नहीं है, उसका सही इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर से उचित इलाज के लिए जब भी आवश्यक हो संपर्क करने के पूर्व आपातकालीन स्थिति की व्यवस्था करने के लिए हमें हमारे शरीर का ज्ञान बहुत सहायता करेगा। हमें अपने शरीर का ज्ञान होना चाहिए। कोई दवा अथवा उपचार, जैसे कोई पेन किलर ले रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं, तो एक डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य व्यवसाय में लगे हुए किसी अन्य योग्य व्यक्ति की देखरेख में ही प्रयोग करना चाहिए। यानी जब हम एंटीबायोटिक्स लें तो हमें अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए कि पिछली बार तो ये दी थी तो अब इस बार भी मैं ये ले लूँ। ये डॉक्टरों से पूछ के ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। डॉक्टर से पूछ कर ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर जो होते हैं वो डॉक्टरों से पूछ कर ही प्रयोग में लेने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, जिसका हम यहाँ पे जिसको हम डील करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक प्रश्न बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ से आपका क्या तात्पर्य है? हमने प्रथम लाइन में ही पढ़ा था कि हेल्थ किसे कहते हैं। आप देखिए, हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। आप अगर फिजिकल रूप से स्वस्थ हैं तो आप हेल्दी हैं, आप मेंटल रूप से भी स्वस्थ हैं तो आप हेल्दी हैं। दोनों स्थितियां होने पर ही आपकी हेल्थ जो है वो काउंट होगी और इसको सकारात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। एक प्रश्न है, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन डेवलप्ड नेशंस? डेवलप्ड नेशंस में, विकसित राष्ट्रों में मानव मूल्यों के पतन के क्या नुकसान हैं? विकसित राष्ट्रों में हमने पढ़ा अभी कि मानव मूल्यों के पतन का ये नुकसान होता है कि वहाँ परिवार टूट रहे हैं, नज़दीकी और जो एक इंटरेक्शंस होने चाहिए, जो मेल जोल होने चाहिए, वो कम होते जा रहे हैं। लोग जो हैं वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे ड्रग्स पर उनकी निर्भरता बढ़ रही है। मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारियां और तनाव से संबंधित बीमारियां भी वहाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइको एनालिस्ट के पास जाते हैं। तो ये सब मानव मूल्यों के नुकसान के कारण हो रहा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज टू मेंटेन हेल्थ? होम रेमेडीज का मतलब घरेलू उपचार। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए घरेलू उपचारों के क्या लाभ हैं? हमने देखा था कि घरेलू उपचार जो हैं वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जो एलोपैथी में जो दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स हैं, उनके सबके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। दूसरे, ये महंगे नहीं होते हैं। ये इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो हमारे घर में दैनिक जो सामान हम काम में लेते हैं वहाँ मिल जाती है, तो ये महंगे नहीं होते हैं, जबकि एलोपैथी वाली दवाइयाँ महंगी होती हैं। और यहाँ पे लोगों के पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो महंगी दवाइयाँ खरीद सकें, इसलिए हमारे विकासशील देशों में ये बहुत उपयोगी भी है और हमारे जेब पर भारी नहीं पड़ती है। ये इसके लाभ हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देम? जब पेरेंट्स बच्चों पर अत्यधिक प्रेशर डालते हैं तो क्या दुष्प्रभाव होते हैं? हमने इस पाठ में पढ़ा था कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो माता पिता की आशाओं पर जब खरे नहीं उतर पाते हैं और जब वो उनके एम्बिशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उससे बचने के लिए वो ड्रग्स की तरफ मुड़ जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। मानसिक रूप से वो कुंठाग्रस्त हो जाते हैं और वो दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं और कई बार हमने देखा है कि वो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। तो वे अत्यधिक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। ये सब दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। एक क्वेश्चन है, हाउ डू द पेरेंट्स स्पॉइल द ईटिंग हैबिट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन? माता पिता अपने बच्चों की खान पान की आदतें कैसे बिगाड़ देते हैं? हमने देखा है कि कई अति उत्साही जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को खाने के लिए बाध्य करते हैं कि भोजन का समय हो गया है, चाहे उन्हें भूख लगी है या नहीं लगी है। वे अपने बच्चों के आवश्यकता से अधिक खिलाने का प्रयास करते हैं। बच्चे जो हैं उतना जितना खा सकते हैं उससे ज़्यादा खिलाने का उनको वो प्रयास करते हैं, दबाव डालते हैं।
क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ लिया, कहीं टीवी पे देख लिया कि बच्चों को इतना भोजन तो लेना ही चाहिए, तो वो बच्चों को इसके लिए फोर्स करते हैं वो। और अलग अलग जो विज्ञापन है, सूचनाएं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। और जो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं बच्चों की, जो उन्हें खुद को पता लगनी चाहिए कि भूख कब लगी है, कब खाना चाहिए, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और बच्चों की खान पीन की आदतें बिगड़ जाती हैं। आशा है आपको ये वीडियो लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।